दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन की विधि पर प्रकाश डालिए। भारत में निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उसकी विधि पर प्रकाश डालने को कहा जा रहा है। उसकी विधि के बारे में आपको बताने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बिना देरी के इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि इसी सेमेस्टर में नहीं बल्कि आगे के सभी सेमेस्टर में आप तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से मार्क्स लाना चाहते हैं एग्जाम में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जब भी यहाँ पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर सेमेस्टर में बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। और लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। भारत में चुनाव की पूरी प्रक्रिया संविधान, कानूनों और चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर चलती है। भारत में जो चुनाव है उसकी पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुसार, कानूनों और चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर चलती है। इस विधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता जिसे योग्य समझे वही सत्ता में पहुंचे। जनता जिसे चाहे कि ये योग्य है, ये सही कार्य कर सकता है, उसी वही जो व्यक्ति है वो सत्ता पर पहुंचे। इसलिए भारत निर्वाचन की विधि केवल वोट डालने का तरीका नहीं बल्कि एक व्यवस्थित, कानूनी और चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसलिए जो विधि है इसका निर्वाचन का, वो सिर्फ वोट डालने का एक तरीका नहीं है बल्कि एक व्यवस्थित, कानूनी और चरणबद्ध प्रक्रिया भी है। आगे हम लोग देखेंगे भारत में निर्वाचन के प्रकारों को। भारत में कितने प्रकार के निर्वाचन होते हैं, कौन कौन से निर्वाचन प्रक्रिया होती है, कौन कौन से निर्वाचन किए जाते हैं। पहला सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर नागरिक वोट दे सकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, आर्थिक स्थिति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होता। यह व्यवस्था जनता को समान राजनीतिक अधिकार देती है और लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करती है। यह सिद्धांत चुनाव प्रणाली की नींव है जो पूरे देश को समान अधिकार प्रदान करता है। तो वयस्क मताधिकार, जो 18 साल से प्लस के लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि। प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होते हैं। मतलब डायरेक्ट लोग उसको वोट देते हैं, यानी जनता सीधे वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। इससे जनता और नेताओं के बीच सीधा संबंध बनता है और उम्मीदवार को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। इस विधि में मतदाता की भूमिका सबसे प्रमुख होती है। इस विधि में मतदाता की भूमिका सबसे प्रमुख होती है कि वो किसको वोट देता है। तीसरा जो प्रकार है परोक्ष निर्वाचन विधि। परोक्ष निर्वाचन विधि, कुछ उच्च पदों का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। कुछ उच्च पद हैं जैसे राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, इनका जो चुनाव है वो सीधा जनता नहीं करती बल्कि जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं वो लोग उसका चुनाव करते हैं, बल्कि चुनकर आए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, जो सांसद होता है, विधायक होता है, वो लोग उसको चुनते हैं। उदाहरण आप ले सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य। इस विधि में निर्वाचन मंडल वोट करता है। जो निर्वाचन मंडल है वो वोट करता है। यह प्रणाली उन पदों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जहां अनुभव, राजनीतिक समझ और परिपक्वता को प्राथमिकता दी जाती है। इसको परोक्ष निर्वाचन विधि कहा जाता है। ठीक है, चौथा जो इसके प्रकार है वो है प्रथम प्रत्याशी पूर्व प्रणाली। ठीक है, प्रथम प्रत्याशी पूर्व प्रणाली, इसमें क्या होता है, जो जितना वोट लाता है, सबसे अधिक जिसका वोट आएगा वही सरकार बना लेगा। ठीक है, भारत के अधिकांश चुनाव इसी प्रणाली से होते हैं। इसमें जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजय माना जाता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही विजय हो जाएगा। अगर 10 लोग खड़े हैं 1000 वोट में, अगर किसी को 40 वोट मिला है, किसी को 50 वोट मिला है, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही नेता बन जाएगा, उसी का सरकार बन जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि चाहे उसे 50% से कम वोट ही क्यों ना मिले हो। यह प्रणाली सरल, तेज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से लागू हो जाती है। हालांकि इसमें कभी कभी कम बहुमत वाला भी जीत जाता है, फिर भी इसकी प्रभावशीलता के कारण इसे जारी रखा गया। इसकी प्रभावशीलता के कारण इसको जारी रखा गया। इसको क्या कहते हैं, प्रथम प्रत्याशी पूर्व प्रणाली। प्रथम प्रत्याशी पूर्व प्रणाली। ठीक है, मतलब जिसको ज्यादा वोट आया वही सरकार बनाएगा। आगे देखेंगे पांचवा जो प्रकार इसका वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें क्या होता है, तो इसमें अनुपात के हिसाब से वोट होता है कि हम सबसे ज्यादा तवज्जो किसको देते हैं, किसको प्राथमिक देते हैं, प्राथमिकता हम लोग किसको देते हैं। जैसे 4 लोग खड़ा है, ठीक है, 4 लोग खड़ा है तो हम बोलेंगे इसको हम पहले रखेंगे, इसको हम दूसरे नंबर पर, इसको तीसरे नंबर पर रखेंगे, इसको चौथे नंबर पर रखेंगे, तो इसको बोलता है। तो इसमें प्राथमिकता के हिसाब से चुनाव होता है। ठीक है, प्राथमिकता के अनुसार चुनाव होता है। कहा जा रहा है कि यह प्रणाली भारत में कुछ विशेष चुनावों के लिए उपयोग होती है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव के लिए। इस एकल हस्तांतरणीय मत मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV पद्धति अपनाई जाती है। मतदाता अपनी पसंद का क्रम 1, 2, 3 तय करता है और वोट आवश्यक कोटे के अनुसार ट्रांसफर होते हैं।
यह प्रणाली अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व देती है और छोटे दलों को भी अवसर प्रदान करती है कहने का मतलब यह है कि इसमें ऐसा होता है, जैसे 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, 4 लोग चुनाव में खड़े हुए, तो चारों में से हम किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। अगर हम बोलेंगे कि इसको हम पहले नंबर पर रखेंगे, इसको चौथे नंबर पर, इसको तीसरे, इसको दूसरे पर, तो इस तरह से हम रखेंगे, तो इसी को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आगे हम लोग देख लेते हैं भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया। भारत में निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। पहले यह तय किया जाता है कि किस क्षेत्र से कितनी सीटें होंगी और उसकी सीमाएं क्या होंगी। यह काम इमिटेशन कमीशन करता है, जो स्वतंत्र संस्था है। जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर यह क्षेत्र तय किए जाते हैं ताकि हर क्षेत्र को समान प्रतिनिधित्व मिल सके, तो ये भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्रों का पहले निर्धारण किया जाता है। दूसरा इसका प्रक्रिया है मतदाता सूची का निर्माण और अद्यतन, ठीक है, कहा जा रहा है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर सभी योग्य नागरिकों के नाम शामिल किए जाते हैं। गलतियों को सुधारने, नए नाम जोड़ने और मृतकों के नाम हटाने का काम भी होता है। यह सूची चुनाव की नींव है, क्योंकि बिना ऐसे कोई व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। तो कहा जा रहा है मतदान सूची का निर्माण किया जाता है और अद्यतन किया जाता है। तीसरा जो इसका प्रक्रिया है वो है उम्मीदवारों का नामांकन और जांच। उम्मीदवारों का नामांकन करवाया जाता है और उसका जांच होता है। उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर नामांकन पत्र भरते हैं, साथ में आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा धन जमा करते हैं, जो सुरक्षा धन वो भी जमा करते हैं। इसके बाद चुनाव अधिकारी उनके कागजों की जांच करते हैं कि वे नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने योग्य हैं या नहीं। यदि कोई कमी पाई जाती है तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। चौथा जो इसका प्रक्रिया वह है चुनाव प्रकार। नामांकन के बाद उम्मीदवार जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, जो नामांकन करवाया उम्मीदवार वो अब जनता को अपने पक्ष में करने के लिए रैली निकालेगा, सभाएं, घर घर संपर्क, पोस्टर, सोशल मीडिया आदि का उपयोग करते हैं। चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लागू करता है, जिसके तहत उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। जब चुनाव आयोग MCC लागू करता है तो सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करना आवश्यक हो जाता है। इसका उद्देश्य प्रचार को मर्यादित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रखना है। और ये जो आचार संहिता लागू किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है, जो प्रचार प्रसार शुरू किया गया उसको मर्यादित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रखा जाए। पांचवा जो इसका प्रक्रिया वो है मतदान प्रक्रिया। अब मतदान प्रक्रिया, मत का दान होगा, मतलब लोग वोटिंग करेंगे। निर्धारित दिन पर मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर EVM या बैलेट पेपर से वोट डालते हैं, ठीक है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल, मतदान अधिकारी और VVPAT मशीनें उपलब्ध होती हैं ताकि मतदान पारदर्शी रहे और हर व्यक्ति को उंगली पर स्याही लगाई जाती है। ठीक है, जिससे डुप्लीकेट वोटिंग रोकी जा सके। छठा जो इसका प्रक्रिया है वो है मतगणना और परिणाम। मतदान समाप्त होने के बाद EVM खोली जाती है और वोट गिने जाते हैं। हर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या सार्वजनिक रूप से बताई जाती है। सबसे ज्यादा मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। चुनाव आयोग परिणाम की आधिकारिक घोषणा करता है और चुनाव आयोग आधिकारिक घोषणा करता है कौन विजय हुआ है। आगे हम लोग भारत की निर्वाचन विधि की विशेषताएं, भारत की निर्वाचन विधि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग, सबसे पहले इसमें स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है। भारतीय चुनाव आयोग संविधान द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है जो सरकार स्वतंत्र होकर चुनाव कराता है। जिसको सरकार से कोई मतलब नहीं होता, वो सरकार से स्वतंत्र होकर चुनाव करता है। इसकी स्वतंत्रता ही चुनावों को निष्पक्ष बनाती है बना पाता है। दूसरा इसका विशेषता है वो है चुनाव चिन्ह और दलों का पंजीकरण। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग पंजीकरण और मान्यता देता है। उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं ताकि मतदाता आसानी से पहचान सके कि वे किस दल को वो लोग वोट दे रहे हैं। तीसरा जो इसका विशेषता है वो EVM और VVPAT तकनीक। भारत में तकनीक आधारित मतदान होता है। EVM मतदान को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाती है, जबकि VVPAT से मतदाता तुरंत अपना वोट सत्यापित कर सकता है। चौथा जो पॉइंट लिखा है, चौथा इसका विशेषता वो है चुनाव खर्च पर नियंत्रण भी करने का काम करता है। उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय की जाती है ताकि कोई भी उम्मीदवार पैसे की ताकत से चुनाव प्रभावित ना कर सके। चुनाव आयोग इस पर सख्त निगरानी रखता है। पांचवा इसका विशेषता है आचार संहिता MCC, ठीक है। चुनाव के दौरान प्रचार को व्यवहार संबंधी नियम तय किए जाते हैं। चुनाव के दौरान प्रचार को व्यवहार संबंधी नियम तय किए जाते हैं ताकि चुनाव साफ सुथरे और शांतिपूर्ण रहे।
आगे देख लेते हैं चुनाव प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियों की, इसमें चुनौती क्या क्या आता है, उसमें चुनौती क्या इसमें क्या क्या चुनौतियां देखी जाती हैं। पहला जो चुनौती आता है वो है धन बल और बाहुबल का दबाव। धन बल और बाहुबल का दबाव देखने को मिलता है। कई बार उम्मीदवार बड़े पैमाने पर धन खर्च करते हैं या दबाव बनाकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसकी चुनौती को जाति धर्म और क्षेत्रीयता का प्रभाव। जाति धर्म और क्षेत्रीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत की सामाजिक विविधता में कई बार मतदाता जाति व धर्म के आधार पर मतदान करते हैं, जिससे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान कम हो जाता है। तीसरा जो चुनौती देखने को मिलता है वो है मतदाता जागरूकता की कमी। कुछ क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बहुत कम होता है। इसका कारण शिक्षा जागरूकता की कमी या सरकारी तंत्र पर अविश्वास होता है। ठीक है, तो कई सारे जगहों पर मतदान बहुत ही कम होता है। चौथा जो इसका चुनौती है मतदाता सूची में गड़बड़ियां, नाम छूट जाना, दोहराव, गलत पते आदि जैसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जो मतदाताओं को मतदान से वंचित कर सकती हैं। तो ये सब क्या चुनौती है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष को देख लीजिए। कहा जा रहा है कि भारत में निर्वाचन की विधि एक संगठित, कानून आधारित और व्यापक प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है। प्रत्यक्ष व परोक्ष चुनाव, FPTP और PR प्रणाली, स्वतंत्र चुनाव आयोग, तकनीकी मतदान, आचार संहिता और इन सब के कारण भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। हालांकि धन बल, जातिवाद और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी भारत की निर्वाचन प्रणाली लगातार सुधारों के साथ अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनती जा रही है। एक छोटा सा निष्कर्ष को आप लोग जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।